चल उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन में उपचयन व अपचयन। अब देखो उप यानी कि ऊपर उठे यानी कि इनको जुड़ाव हो रहे, अप यानी कि कम हो रहे, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है वो तो होती है उपचयन, और अप यानी कि डाउन यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो क्या होता है अपचयन। नाम में छुपा हुआ है। उप यानी कि ऊपर उठ रहा है, क्या किसकी मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा, यानी कि यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन बढ़ रहा है और हाइड्रोजन घट रहा है, मतलब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उसमें हाइड्रोजन घटेगा, है ना। यानी कि किसी पदार्थ में या किसी यौगिक में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है और हाइड्रोजन की मात्रा घट रही है, जरूरी नहीं हाइड्रोजन की मात्रा घटेगी, किसी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती हुई मिलेगी, किसी में ऑक्सीजन नहीं होगा तो हाइड्रोजन, इन दोनों पैमाने से हम तोलेंगे, ठीक है। तो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है उसका तो होता है उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन निकल जाती है उसका होता है अपचयन। कोई दिक्कत है या उपचयन और अपचयन की परिभाषा में? यानी जिस पदार्थ में, जिस यौगिक में ऑक्सीजन निकलती है वो तो अपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है वो उपचयन। ठीक है। दिमाग नहीं आ रहा, क्या करो, पलटो पलटो सब करके। देखो एक उदाहरण, कॉपर होता है ना, कॉपर है, अरे इन पित्तल भी कहेंगे, पित्तल कहेंगे, बस मिश्र धातु है, क्यों है मिश्र धातु, तांबा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं तांबा। तांबा के तार को कहना है, कॉपर की वाइंडिंग करो थार ले मोटर में कई दिन चलेगी तो कॉपर वही है, इनकी विद्युत का अच्छा चल रहा है। कॉपर की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ। 2CU हैं CuO, कॉपर ऑक्साइड। अरे हाइड्रोक्साइड कहाँ से बन जाएगा? हाइड्रोक्साइड का तो मतलब ऐसे होता है, जैसे मान लो OH तो कौन, लेकिन मैं बता रही हूँ OH हाइड्रोक्साइड तब होता है, OH जुड़ता है तब हाइड्रोक्साइड होता है। अब H इधर किधर दिख रहा है क्या आपको? जब H दिख ही नहीं रहा तो लेके कहाँ से आओगे? अरे एक बात उदाहरण, आप रात में जेब में 5 को 10 को नोट गाले, दिन के 500 को लाज किसी के कौन लाद है? तो इस अभिक्रिया में कॉपर और ऑक्सीजन है तो उधर हाइड्रोजन कहाँ से आ जाएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या ये क्या बना है? कॉपर ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। अब ये बताओ ये अभिक्रिया संतुलित है क्या है? नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अभिकारक में तो कितना है? 2। इसको बोलते हैं, इधर वाले को अभिकारक। क्या बोलते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। वे पदार्थ जो अभिक्रिया पूरी होने के बाद बनते हैं या अभिक्रिया में बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं, प्रोडक्ट। हाँ। अब इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2। अब ऐसे नहीं करना है, CuO2 नहीं कर देना है, क्योंकि O2 करती क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक कॉपर का कितना लूम रहे है? 2 बार ना, तो एक के साथ 2 लूम को निष्का है, क्यों? क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन कितना देता है? 2। कितना दे रहा है? 2। और एक ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन भी कितने चाहिए होते हैं? 2। तो एक कॉपर का साथ तो एक ऑक्सीजन ही आई क्या बात है ना। तो ये नया लगा करके हम क्या करेंगे आगे, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कॉपर भी 2 और ऑक्सीजन भी 2, यानी कि एक कॉपर के साथ यदि एक ऑक्सीजन जुड़ेगा तो दूसरे कॉपर के साथ दूसरा ऑक्सीजन, इसका मतलब है इसमें कॉपर भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। अब जैसे हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया, इधर कॉपर की हिल गई तो कॉपर को क्या लगा देंगे? 2। अब ये अभिक्रिया संतुलित हो गई, ठीक है। और इसको ऐसे नहीं जुड़ेगा, ताप देना पड़सी, के देना पड़सी ताप, यानी कि जो अभिक्रिया ताप लेती है उष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि उष्मा देनी पड़ रही है उसको, तो ये एक उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण भी है। अब ये बताओ किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किसमें निकला है? निकल तो रहा नहीं है, इस कॉपर में पहले कुछ नहीं था, बाद में क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में कॉपर का क्या हो रहा है? उपचयन। क्या हो रही है? अरे सही बात है ये, क्या गलत बात है? सही है। ठीक है। फिर उसके बाद में
आइए देखो, ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है ना, कॉपर ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराओ। किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। तो पानी मने का है, दो हाइड्रोजन है, एक है ऑक्सीजन है, तो कॉपर ने तो एक लाइन बिठा देसी H2O। अब बताओ, कॉपर में पहले क्या था? ऑक्सीजन था और बाद में ऑक्सीजन गया। ऑक्सीजन की क्या हो गई? आदान प्रदान। ना, ऑक्सीजन की अपचयन। इसमें ऊपर वाली अभिक्रिया में क्या हुआ? उपचयन। उपचयन। क्यों? क्योंकि कॉपर में क्या, किसकी अधिकता हुई है? ऑक्सीजन की अधिकता हुई है। तो हमने परिभाषा क्या पढ़ी कि यदि किसी पदार्थ या यौगिक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यदि किसी पदार्थ या यौगिक में ऑक्सीजन की कमी होती है, अप यानी यार अप का ना, अप नीचे मार, डाउन कर, अप है ना, नाम में लिखा हुआ ना, अप ऊपर, अप ऊपर, अप नीचे, अपर लिमिट है, ऊपर लिमिट है। हाँ, तो इसमें क्या है? ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो यहाँ पे कॉपर का, जिसका इसमें देखो, इसमें उपचयन किसका हुआ है? कॉपर का उपचयन हुआ है। किसका उपचयन हुआ है? ये भी पहचानना आना चाहिए, पूछ लेता है उपरोक्त अभिक्रिया में किस पदार्थ का या किसका उपचयन हुआ है, तो किसका उपचयन हुआ है? कॉपर का। ऑक्सीजन किस में जुड़ा है? कॉपर में जुड़ा है, तो यहाँ पे कॉपर का उपचयन हुआ है। यहाँ किसका अपचयन हुआ है? कॉपर का, क्योंकि कॉपर में पहले ऑक्सीजन था, ये कॉपर ऑक्साइड था, और बाद में क्या बन गया? कॉपर। ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी। सीधा बैठे सारा सूट। हाँ। इसमें क्या होगी? कमी। तो ये अपचयन किसका है? कॉपर का अपचयन। तो अपचयन और उपचयन समझ में आई कि? उदाहरण देखो जी, यहाँ पर कॉपर, जैसी कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करवाएंगे, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। फिर उसी कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करवाएंगे तो कॉपर और प्लस जल, और वो अपक्रिया कौन सी हो जाएगी? अपचयन अपक्रिया। अपचयन और उपचयन समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब एक अपक्रिया और लो, आई आर की अपक्रिया ना, एक मैंने देखो ऊपर वो तो लिख दी, नहीं तो गोल नहीं हो जाती आपने। देखो कॉपर ऑक्साइड है क्या, इसकी अपक्रिया करवा दो H2 के साथ। अब देखो इस अपक्रिया को ध्यान से देखोगे ना, तो एक में तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है और एक में ऑक्सीजन है घट रहा है, यानी कि इसमें उपचयन और अपचयन है दोनों हो रही है। तो ये क्या बना? कॉपर प्लस H2। अब बताओ जी, कॉपर में से ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो इसका तो क्या हो गया? अपचयन। और हाइड्रोजन पहले सिंगल था, बाद में क्या हो गया? डबल, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका क्या हो गया? उपचयन। तो इस अपक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं क्या? तो वह अपक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अपक्रियाएं साथ साथ होती है, दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। रिडॉक्स भी बोल सकते हैं इसको, और रेडॉक्स भी बोल सकते हैं। कई जगह आपको रिडॉक्स दिखेगा और कई जगह आपको रेडॉक्स दिखेगा। डरने की बात नहीं है। आगे किताब है उपचयन और अपचयन, समझ में आई क्या? थोड़ा एक आधा उदाहरण और देख लो। मिटा दूं? उतारने तोड़ने की कौन जरूरत है? छपकी के दिमाग में इन नहीं, घाटर ऊपर की दुकान उड़ी की ना बंद कर दिया, तो आपने ऊपर की दुकान है सही कम होगी, क्यों सही कम होगी। अच्छा, मार्कर में सही कम होगी, जो बोल दो अल्लाह मार्कर बोल दो, मैं बोली अल्लाह। लाइट नहीं था, क्या खराब है? हाँ, एक चश्मा की जरूरत है, निकाल दी वो खम्मो को लगा ला ली। अरे आओ दिखो बोले रात का मौका ठीक क्या? हाँ देखो, जिंक ऑक्साइड क्या है? जिंक ऑक्साइड प्लस इसकी अपक्रिया करवाएंगे किसके साथ है? कार्बन के साथ। किसके साथ है? कार्बन के साथ। CO। तो ये बन जाएगा, जिंक अलग हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? CO। और इसका नाम क्या है बताओ? कार्बन ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन मोनोऑक्साइड। किताब में कौन लिख लो? जहरीली गैस। हाँ, ये ना अत्यंत जहरीली गैस है, इसलिए इसको, ये जो गैस है ना कार्बन मोनोऑक्साइड,
इसको मौत का फंदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौत का फंदा। मौत का फंदा। हाँ, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। मौत का फंदा कौन सी गैस को कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। और उसका सूत्र है CO। अब ऐसे बताओ, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या है? मेरे को तो लग रही है, आपको बताओ। हाँ। इसमें देखो जिंक का क्या हो रहा है? अपचयन। अपचयन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। कमी हो रही है। और इधर कार्बन पहले अकेला पड़ा था, फिर क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन की क्या हो गई? बढ़ती। उपचयन। तो भाई अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। किताब में तो रेडॉक्स लिख रहा क्यों था? आपा ही रेडॉक्स यहाँ पर किताब बारे दवाई बोलूं। ठीक है, एक और देखो, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड। Mn मैग्नीज है ये। Mg मैग्नीशियम होता है, Mn मैग्नीज। 25 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 25 नंबर। इसकी अभिक्रिया करवाओ HCl के साथ। किसके साथ? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। 25 पर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। अब देखो, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये तो क्या बन जाएगा? जल। क्या बन जाएगा? जल। H2O प्लस क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? क्लोरीन गैस। और बाद में मैग्नीज अलग, एक धातु आगे सॉलिड, यानी ये धातु है ना, ये अलग ही निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? अच्छा, MnCl2 साथ में क्लोरीन गैस भी बनेगी और MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड। इसका नाम क्या है? मैग्नीज क्लोराइड। मैग्नीज क्लोराइड। और साथ में क्लोरीन गैस भी बनेगी। क्या बनेगी? क्लोरीन गैस। MnCl2। क्योंकि मैग्नीज है ना, ये भी कितना, अरे की 25 मैंने बोला डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। यानी 21 से लेके 30 तक आवन करते गए, 30 तक इन संक्रमण धातु तत्व संक्रमण धातु तत्व। तो अलग बगन +2 दर्शावा इलेक्ट्रॉन। हालांकि चेंज भी हुआ है। और मैग्नीज है ना, मैग्नीज बाद क्लास में प्रश्न नहीं को, मैग्नीज अधिकतम +7 तक, यानी 7 तक इलेक्ट्रॉन कागज के मैग्नीज, 2 लेकर के 7 तक। 7 ऊपर की बात है। ऑक्सीकरण अवस्था बोला, यानी कोई भी जितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण, इसको ऑक्सीकरण अवस्था बोलते हैं। मैग्नीज की सबसे ज्यादा होती है +7। तो MnCl2 क्यों है हुआ? क्योंकि मैग्नीज यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2। और ये क्लोरीन कितना लेता है? 1 क्लोरीन। अरे मैग्नीज 2 इलेक्ट्रॉन देता है। 2 लेता है। अरे क्लोरीन, अकेला क्लोरीन तो कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? 2। अकेला क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है ना। क्योंकि क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 17 है। तो भाई तुम कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 1, है ना। इसलिए 1 क्लोरीन को 1 की जरूरत है। तो इसको यदि मैग्नीज के साथ जोड़ना है तो इसको 1 भाई लो और लेना पड़ेगी। ये खातर अब दोनों क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? 1 और 1 2 करके बना देसी। इसलिए ये क्या बना है? MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड। ओ पानी है, ओ क्लोरीन गैस। ज्यादातर गैस होती है ना, उनमें वो द्विपरमाणुक होती है। जो गैस होती है ना, वो द्विपरमाणुक है कि 2 ऑक्सीजन गैस O2, हाइड्रोजन गैस H2, नाइट्रोजन गैस N2, क्लोरीन गैस Cl2। और कोई ध्यान मारिएगी, यानी कि द्विपरमाणु, 2 परमाणु मिलके बने जो है He2। अब क्या देखो, अब क्रिया संतुलित कर दी जापा। संतुलित कोनी अब क्रिया संतुलित कोनी, संतुलित करी कोनी आपा। ऑक्सीजन देखो दिखाई बिन्ना कितना है? 1। और इन्ना कितना है? 2। यानी कि सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 2। तो अभी ऑक्सीजन संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? इधर 4 और इधर कितना है? 1। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? 4। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन संतुलित हो गया। क्लोरीन इधर पहले तो एक किताब भी कितना हो गया? 4। और इधर कितना है? 4। 2 और 2 4। मैग्नीज उधर कितना है? 1। इधर कितना है? 1। संतुलित हो गई क्या आपकी?
ये हो गई। अब इसमें भी बताओ, देखिए मैग्नीज में पहले क्या था, ऑक्सीजन था क्या, हाँ। बाद में ऑक्सीजन है क्या, नहीं। यानी कि ऑक्सीजन की क्या हो गई, अपचयन। कमी। ऑक्सीजन की कमी हो गई ना, इसलिए कौन सा हो गया, अपचयन। अपचयन। यार इसमें देखो हाइड्रोजन में पहले ऑक्सीजन था क्या, नहीं था। अभी क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि। अरे एग्जाम में है ना, तब भी ऐसे ही समझाना है, एथीरिया बना के। हाँ एक्चुअल में ऐसे ही करना है ना, ये करके। ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा है ना, तो ऐसे तीर लगेगी दर्शाना है यहाँ। अपचयन किसका हुआ है, एच का क्या हुआ है, उपचयन, सॉरी अपचयन नहीं उपचयन। एच का क्या हुआ है, एच का उपचयन, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। लंबी लैंग्वेज नहीं लिखो ना, वो डायग्राम भी की किताब जब प्रश्न रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन साथ साथ होता है। उदाहरण दीजिए कोई भी आल्य, ओ तो छोटो सो की है, एक पहली पढ़ो वो तो और ही छोटो है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो कॉपर प्लस H2O1। हाँ तो समझ छोटी रेडॉक्स अभिक्रिया है। कॉपर का क्या हो गया, उपचयन, अपचयन, और हाइड्रोजन का क्या हो गया, उपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया के कितने उदाहरण हो गए, 1 2 और 3। ज्यादातर रेडॉक्स अभिक्रिया पूछेगा, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया की यदि आपको 3 उदाहरण याद है ना, तो आप इसमें से उपचयन का भी दे सकते हो और अपचयन का भी दे सकते हो। जैसे ऐसे आ रहा है उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, तो उपचयन ये अभिक्रिया लिख दो, बोल दो इसमें कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, इसलिए ये उपचयन अभिक्रिया भी है। क्या है, उपचयन अभिक्रिया। रेडॉक्स है तो उसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ में रहेगी, इसलिए ये अपचयन उपचयन ये 3। और पहला क्या पढ़ा था, अरे 4 ही रेडॉक्स अभिक्रिया में, ये तो है रेडॉक्स अभिक्रिया का, और एक पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था बोलो, उपचयन। कॉपर की अभिक्रिया किसके साथ करवाई थी, ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बना था, CuO, और इसको संतुलित करने के लिए 2 लगाया था, और फिर इधर भी 2 लगाया था। इसमें कॉपर पहले सिंगल था, फिर क्या हो गया, डबल। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसलिए इसका क्या हो गया, उपचयन। फिर इससे हमने कौन सा निकाल दिया, ये, और फिर जिंक ऑक्साइड का, और बाद में मैग्नीज ऑक्साइड। ये हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया संतुलित, कंप्लीट भी हो गई, संतुलित भी हो गई। तब आई कुनी आजी क्या सोच में डूबे हो, समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अब तो आप पाठ पूरा हो जाओ। आइए अपना टॉपिक संसारण। संसारण के बाद में विकृत गंधिता, यानी कि 2 लाइनों की परिभाषा है, भाई याद कर लो, काम खत्म। कल टेस्ट देने जो नहीं आएगा ना, उसका फिर देखना कितना जड़ो है। आइए देखो संसार, अब देखो ये जो लोहा होता है ना, धातु की जो वस्तुएं बनी होती है, धातुओं की जितनी भी वस्तु बनी होती है, ये आर्द्रता, नमी, ये जो अपने वायुमंडल में होती है ना, आर्द्रता भी होती है, नमी पाई जाती है, इनके साथ लंबे समय तक क्रिया करके इनके ऊपर परत चढ़ जाती है ना, जैसे लोहे पे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, लालिमा युक्त, क्या लाल लाल दिखे है ना, जिसको लोहे पे जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग लगना। और इसी प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। यानी कि धातुएं जैसा कि लोहा, ये जब लंबे समय तक नमी और आर्द्रता के संपर्क में रहते हैं, तो इस पे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है, भूरे रंग की परत। भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। जैसे कॉपर होता है, कॉपर पे हरे रंग की परत चढ़ जाती है, हरे रंग की। कॉपर न कदी ने कॉपर कमाइन थे गाल के राचा पुराना कॉपर उसे भी पर हरी हरी परत दिखसी। अरे बकलस या को नहीं होगी शाड़ लुगाए डालना है कि तंबा गई हुए बा प्रदेश थे कई दिनों तक बरसिंग तो हरी परत सिवाड़ अलग हुआ है, ऊपर हरी परत जा लोहा पर बुरी परत चढ़न है। वैसे ही कॉपर पे कौन सी, हरी। और चांदी जब हम कई दिनों तक पहनते हैं तो वो काली हो जाती है। क्या हो जाती है, काली। यानी कि ये संसारणी है, धीरे धीरे नमी के इसके संपर्क में रहते हैं तो चांदी काली हो जाती है। लोग फिर कहते हैं तो मेल क्यों चढ़ रहे हो आप, नवा आभूषण पहले रखा तो। और क्योंकि सोना, आप कहते सोना क्यों नहीं हुआ है तो जल्दी खराब, क्योंकि सोना है ना, ये गोल्ड, ये कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं,
कम कम क्रियाशील। क्रियाशील। इसको तीसरे पाठ में धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम पढ़ेंगे। इसमें जो सुनना होता नहीं है ऊपर ऊपर सबसे कम क्रियाशील होता है, और कम क्रियाशील होता है इसलिए ये ज्यादा किसी के साथ क्रिया नहीं करता है। क्रिया नहीं करता तो ये लंबे समय तक सुरक्षित पड़ा रहता है। सेफ। चांदी भी कम क्रियाशील बनी है। हाँ चांदी चांदी की चांदी कम क्रियाशील बनी क्या है। देखो री नहीं, सोने की अपेक्षा थोड़ी अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए उस पर काली परत चढ़ जाती है। फिर जो कई आते हैं बेवकूफ बनाने वाले, वो अमलगम एक होता है, यानी कि जब ये पारा धातु, तीन पारा धातु, इसमें जब कोई धातु मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? धातु। तो इसके मिश्रण को बोलते हैं अमलगम। अमलगम क्या बोलते हैं? अमलगम। तो ये जो फिर है ना धातु होती है ना, वो पिघलने लग जाती है। क्या हो जाती है? पिघलने। और कई के आके ले होता है चांदी है ना, वो काली हो रही नहीं बना के देवा, तो मैं क्या करे पारा धातु रखा है, ये भी धातु है, इसके अंदर उसको डुबो देते हैं तो इनकी रिएक्शन होनी स्टार्ट हुई है। अत्यंत क्रियाशील धातु होती है तो उसको पिघलाने शुरू कर देती है। तो जे हमारे ऊपर पिघल रही है तो ऊपर की परत हटसी, ऊपर की परत हटसी तो नीचे नहीं पड़ता सी। तो वो क्या करते हैं कि तेज भूत है, बिजनेस करना रहे में कृषि के धंधो करना, इनकी पाजे भी लुआ है बंड वही। अब इसको यदि ज्यादा देर तक रख लेंगे ना तो वो ज्यादा पिघलेगी तो वो पारा कमाई रस्सी बता तू, फिर उन कई देर तक राखी फिर डुबोई दे सिर में नहीं निकले लुगाए के जरा चिड़िया करो वाह एकदम नहीं काट के दे यो क्या 50 रुपये में चांदी की रुपये की जॉब की कोई हेड दुनिया है ना एक खातर। इसको अमल बोलते हैं। तीसरा पार्ट का मैंने रिएक्शन पर श्यापा बैठा संसारण समझ में आया क्या? है ना। और फिर संसारण के बचाव के उपाय है ना, वो भी किसमें पढ़ेंगे? तीसरा पार्ट, थर्ड चैप्टर में। ठीक। बचाव संसारण की विद्युत मतलब संसारण क्या है? लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया है ना। लोहे पे नहीं, किसी भी धातु के ऊपर जब आर्द्रता और नमी के साथ क्रिया करता है तो वो लोहा तो उस पे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, कॉपर पे यानी कि तांबे पे हरे रंग की और चांदी पे काले रंग की। इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। पहले तो लो अपन नहीं लेके चमकीला को नहीं होगी क्योंकि धातु चमकीली होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके ऊपर संसारण की प्रक्रिया होने की वजह से वो अलग अलग रंग में विभक्त हो जाते हैं। ठीक। अब आगे विकृत गंधिता। क्या? विकृत गंधिता। विकृत का मतलब होता है टूटना, विकृत हो जाना। गंधिता मतलब गंध, नाम घटा होती है। विकृत यानी टूटना हुआ है, विकृत का ना विकृत टूट जाना। गंधिता यानी कि गंध, यानी कि गंध में क्या जाए? परिवर्तन आ जाए। अब की गंध में यानी कि जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, जो तेल में तले, तेल युक्त वसा युक्त जो तेल में तले हुए पदार्थ होते हैं, भोजन होता है, भोज खाद्य सामग्री होती है, वो जब लंबे समय तक ऑक्सीजन के साथ इनके साथ जब क्रिया करती है, बाहर पड़े रहते हैं तो उनकी गंध में, स्वाद में, इनमें परिवर्तन हो जाता है और इसको क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। यानी वो खाने लायक नहीं रहती है। और विकृत गंधिता को बचाने के लिए इनकी उनके खराब में कमी नहीं हो तो जो वायु होती है ना उनसे उसको बचाया जाता है, और बचाने के लिए उसके अंदर कम क्रियाशील गैस डाल दी जाती है। क्या डाल दी जाती है? कम क्रियाशील गैस, जैसे कि नाइट्रोजन। इसीलिए जो खाने वाले पैकेट होते हैं, चिप्स वगैरह, चिप्स कुरकुरे के पैकेट होते हैं, उनको लंबे समय तक रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। लाइन पढ़ो दिखाई। वसा युक्त अथवा तेल ये खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रहता है तब उसका स्वाद या गंध, अब इसमें तो ऐसे कैसी होती है? तो उपचयित होने पर। अब देखो उपचयित का मतलब है, ये लाइन देखो, उपचयित होने पर मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसमें। उपचयन का मतलब क्या था? ऑक्सीजन का जुड़ना। तो उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी कि विकृत गंधी का मतलब है उनके स्वाद में, उनके गंध में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। प्राय तेली तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। क्या? उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। अरे उपचयन हो जाए तो फिर निर्माण क्या में करिए है, यानी कि जो पैकिंग में डालते हैं ना उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं तो उसमें क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन कम सक्रिय होती है, कम क्रियाशील होती है, इसलिए वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। विकृत गंधिता समझ में आई?